पास। अच्छा। तो ये सब चीज़ों से अब मैं अगर इसको सिर्फ अपने शेल्फ्स में संभाल कर रखूँ, फ़ायदा नहीं है। टू फॉर मी ये देयर आर पार्ट ऑफ नेशनल लेगेसी। और तो अब मैं सेकंड म्यूज़ियम जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो है द आर्ट ऑफ बुक मेकिंग इन द अर्ली 19th सेंचुरी। की किताब कैसे बनती थी, एक आर्ट थी वो। और आप बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में जर्मनी पायनियर है। जी, जर्मनी वाज ऑलवेज द चैम्पियन इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। एक और इनिशिएटिव जो पहाड़ों पे आपने पहुंचाया धनाचोली उत्तराखंड में, वो था कुमाऊं लिटरेचर फेस्टिवल। जी तो जब अक्टूबर 2015 में पहला संस्करण हुआ, किस जी तरह का रिस्पांस जी। रहा? वो तो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और आई थिंक उसकी वजह ये नहीं है कि वो सिर्फ एक अच्छा लिटरेरी फेस्टिवल था। उसकी वजह ये है कि वो एक और डॉट कनेक्ट हुआ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि चाहे वो म्यूज़ियम्स की बात हो रही थी या चाहे वो अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने की बात हो रही थी, चाहे वो जो है आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करते हैं, उसकी बात हो रही थी। तो वो एक छोटा सा जो ड्रीम हाउस बनाया गया था वो अब एक सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं रहा। वो अब बहुत लोगों की ड्रीम्स का एक सिंबल बन गया है। It has become an inspirational point for a large number of successful entrepreneurs who feel कि हमें भी अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने चाहिए, चाहे वो इतनी सिंपल भी हो कि पहाड़ में एक चाय की दुकान करके हमें चर्चाएं करनी हैं, यू नो दैट्स काइंड। तो अब क्या हुआ कि जब कुमाऊं लिटरेरी फेस्टिवल हमने वहाँ प्लान किया और जब लोग आने शुरू हुए और उन्होंने मेरी जर्नी ऑफ लाइफ देखी और मेरी फ़िलासफ़ी देखी, तो उन सब में अपना कहीं ना कहीं अपना उनको एक कनेक्ट नज़र आया। जो 40s 50s में थे वो उन कईयों को डिसअपॉइंटमेंट नज़र आई कि हमने अपनी लाइफ के साथ ऐसा क्यों नहीं किया। कईयों को लगा कि हम ठीक कर रहे हैं बिकॉज वो इस बारे में सोच रहे हैं। कईयों को डिसीजन लेने में मदद हुई क्योंकि वो उस थ्रेशोल्ड पे खड़े थे कि करें या ना करें, लीप ऑफ फेथ ले कि ना लें, तो उनको इनकरेजमेंट मिली। तो मेरे हिसाब से कुमाऊं लिटरेरी फेस्टिवल इज़ नॉट जस्ट अ लिटरेरी फेस्टिवल, आई थिंक इट वाज एन एक्यूमुलेशन ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स which together created an energy which helped taking the literary festival in the first edition itself to one of the most popular literary festivals of the country. जी बिल्कुल, बातचीत आज हम कर रहे हैं सुमंत बत्रा के साथ। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि चाहे लिटरेचर फेस्टिवल हो, म्यूज़ियम हो, लाइब्रेरी हो या पुराना मेमोरेबिलिया, आज का जो युवा है यदि वो इन चीज़ों से जुड़ता है, म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर से, तो उसकी पर्सनैलिटी पर कैसे असर पड़ता है, ये सुमंत से हम पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे। आज हमारे साथ हैं लॉयर, पोएट, राइटर, मल्टी टैलेंटेड सुमंत बत्रा। सुमंत, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सॉफ्ट पावर ज़रूर बने देश, और ये जो सॉफ्ट स्किल्स की बात आती है और जो आर्ट्स की बात है, इससे युवा जुड़े, इसका असर उसकी पर्सनैलिटी पे क्या पड़ता है? जी, बहुत डीप इम्पैक्ट है इन माय ओपिनियन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक करनाल से बच्ची आती है, एक छोटे पानीपत से या हरियाणा के किसी गांव से, राजस्थान के किसी गांव से, बहुत एस्पिरेशन लेकर के दिल्ली आती है। वो किसी बीपीओ में काम करती है, किसी कॉल सेंटर में या किसी और ऐसे मल्टीनेशनल के ऑफिस में काम करती है। जब वो आती है तो उसने अपनी अभी तक की लाइफ जी है अपने वे ऑफ लाइफ से, और उसने जो पहनावा वहाँ का है, जो खाना वहाँ का है, जो भी उसका वे ऑफ लाइफ है एक छोटे शहर का, वो बड़े शहर में लेके आई। सडनली उसको लगता है कि मैं एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ गई हूँ। अब क्या मुझे उससे बदलना चाहिए, तभी मैं आगे तरक्की कर पाऊँगी? क्या मैं इस सिटी लाइफ में फ़िट इन हो पाऊँगी अपने वे ऑफ लाइफ से, या मुझे चेंज करना चाहिए? और उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा ट्वीक करना चाहते हैं ताकि आप अडाप्ट और एडजस्ट कर सकें, मगर अडॉप्ट करना ज़रूरी नहीं है। होता क्या है कि क्योंकि आपकी सॉफ्ट पावर इसमें नहीं है कि आप आते ही अपना जो है वे ऑफ ड्रेसिंग चेंज कर लें, आप अपना खाने की प्राइड छोड़ करके आप सडनली डिफरेंट खाने पे चले जाएं, या आप घर पे हर त्यौहार पे वापस घर ना जा कर के आप वीकेंड गेट अवे ढूंढें कि नहीं मुझे तो वीकेंड गेट अवे के लिए जाना बिकॉज वो कल्चर है। शाम को आप घर जा कर के अपना खाना ना बना करके आप क्लबिंग करें। और मैं कोई स्पर्शन नहीं कॉज कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव नथिंग अगेंस्ट ऑल दिस and I completely endorse people's choices to live their life the way they want to. But उस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आप धीरे धीरे अपनी रूट्स के साथ डिसोसिएट हो रहे हैं, और जो आप इंडिया की सॉफ्ट पावर, उसकी जो आइडेंटिटी है ग्राउंड लेवल पे उस पे है कि मैं एक प्राउड राजस्थानी हूँ,
एक मैं प्राउड मारवाड़ी हूँ या प्राउड गढ़वाली हूँ, प्राउड गुजराती हूँ, प्राउड इंडियन, प्राउड इंडियन तो हूँ ही, वो सब में आती है। तो लेकिन ये सब से कहीं हेजिटेशन शुरू हो जाती है सिटी में आकर के कि मेरे को लुक्ड डाउन अपॉन ना किया जाए कहीं कि मैं सूट पहन के आ रही हूँ, या मैं टिफ़िन में खाना लेकर के आ रही हूँ जिसमें मेरी फेवरेट सब्जी है, उसकी जगह मेरे को सैंडविच खाना चाहिए क्लब में जा कर के, ऑर्डर करना चाहिए पिज़्ज़ा। तो मुझे इन सब से कोई एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन वो प्राइड से आपकी चॉइस होनी चाहिए, बट नॉट कि आप धीरे धीरे अपनी प्राइड को ख़त्म करें। और सॉफ्ट पावर नेशन की वहीं ख़त्म होती है जब वो अपनी रूट्स के साथ धीरे धीरे डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है। और एक और जैसी बात है, और अब आप देख रहे हैं कि हमारी क्रॉस कल्चरल मैरिजेस हो रही हैं, तो क्या होता है कि आप जब किचन में खाना बनाना शुरू करते हैं, दोनों घर वाइफ हस्बैंड काम करने जाते हैं, तो खाना आपका शेफ़ बनाता है या कुक जो भी आपके काम में। अब अगर रांची से कोई लड़की आई हुई आपके साथ काम करती है, झारखंड से आई है, तो वो खाना बनाएगी, ऑब्वियसली अपने चॉइस का बनाएगी। तो आपकी धीरे धीरे अपनी ट्रेडिशंस अपनी खाने की ख़त्म होती जाती हैं। आप सैटरडे संडे आप बाहर खाते हैं जा करके। ये सब चीज़ें एक लॉस ऑफ मेमोरी ऑफ नेशन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन इंडिविजुअल स्तर पे अगर हम बात करें, आपको लगता है कि क्योंकि आज का युवा ज़्यादा करियर कॉन्शियस है, और चाहे वो वकालत कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसमें उसका इतना समय जाता है कि वह कहता है कि मेरे पास और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। जी, वहीं पे लिव योर ड्रीम की बात आती है। मुझे अपनी एस्पिरेशन फुलफ़िल करने में कोई भी किसी तरह का एतराज़ नहीं है। हमने भी की है, करनी चाहिए। अपने गोल्स को परस्यू करो और जितनी शिद्दत से कर सकते हो करो। आप अपनी एस्पिरेशंस हैं आपकी लाइफ में, आप जिस जगह भी काम करते हैं आप ऊपर जाना चाहते हैं, इसी तरह से तरक्की होती है नेशन की। जो एस्पिरेशनल यूथ हमारा एस्पिरेशनल नहीं होगा तो तरक्की नहीं करेगा नेशन। मगर हमारी गलती वहाँ होती है कि हम ये सोचते हैं सिर्फ करियर में एस्पिरेशन होने से या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने से ही नेशन की तरक्की होगी, वो नहीं है। एक जगह हम रियलाइज़ करेंगे कि आपकी कलेक्टिव तरक्की नेशन की तब होती है जब आप ऑल्टरनेटली भी ग्रो करें, कि मैं अगर इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा हूँ, मेरे को कल्चरली भी ग्रो करना है। और इसमें जो कॉरपोरेट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अलग संस्थान हैं, उन्हें भी आगे आना होगा कि अपने एम्प्लॉयज़ को वो इस ओर ले जाएं। हाँ, वो दो तरीके से कर सकते हैं कि वो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए जिसमें उनकी जो हमारे इंडियन एथोस हैं, सब कुछ है, वो उनको दे शुड मेक इट अवेलेबल। बट ऑल्सो व्हाट दे कैन डू इज़ कि सैटरडे संडे दे शुड कीप एब्सोल्युटली फ्री for their employees to be able to do what they want to do as a matter of choice, ताकि उन पे वो प्रेशर ना हो कि हमें वीकेंड पे भी काम करना है। और उस वीकेंड पे उनको यूज़ करना चाहिए म्यूज़ियम्स जाने के लिए, पोइट्री सेशंस रीड जाने के लिए, ऑथर्स को सुनने जाने के लिए, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर उनका माइंड स्टिमुलेट हो, वो उनको सोचने पे मजबूर करें, ताकि उनकी उस आस्पेक्ट पर्सनैलिटी भी ग्रो हो जिसमें आप अपने काम के अलावा भी सोचते हैं, और वो सोच कहीं ना कहीं कोई आइडिया लेकर के आती है जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं नेशन की कंट्रीब्यूशन में सोशल साइड पे। तो सुमन, जैसे आपने वकालत की और 2-4 साल वकालत के बाद फिर जब आप धनाचौली गए और आपने वो चिमनी देखी, धुआं देखा, और रियलाइजेशन जो ड्रीम का हुआ वो 30s में आया, तो क्या ये अंतर्ध्वनि है कि जो सपना है आपके जीवन का वो एकाएक कभी भी मिल सकता है किसी भी उम्र में? जी बिल्कुल, आपके हालात पे डिपेंड करता है, बिकॉज इसको आप स्ट्रेट जैकेटेड नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल अप्रोच टू इट। मेरे घर के हालात क्या हैं, मेरी मजबूरियाँ क्या हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो सब डिसाइड करती हैं। मगर मुझे ये लगता है कि आपकी कुछ भी लिमिटेशंस हों या ना हों, आपको चाहे थोड़ा या ज़्यादा अपना वो जो पर्सोना है, एक वो डायमेंशन ऑफ लाइफ है, उसको जीना चाहिए। चाहे उसको थोड़ा जिएं या ज़्यादा जिएं, वो आपके सर्कमस्टांसिस पे हैं। लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं 40 साल यही करूँगा, 40 साल के बाद फिर मैं रिटायरमेंट के बाद मैं दूसरी ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन जब आपने अपना सपना शेयर किया परिवार के साथ, तो आपके पापा ने कहा ये कहाँ जा रहे हो, जंगल में सुमन, पैसा लगा रहे हो। फिर जब आप सफल हो गए तब परिवार का रुख क्या था? वो उसमें मुझे थोड़ा सा चैलेंज हुआ, क्योंकि पहला चैलेंज तो मेरे खुद के मन का था। और मैं आपको सब बताऊं कि मैंने ये डेफर भी किया 3 साल। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। मैंने पहले डिसाइड किया था कि 40 पे आई विल स्टेप असाइड एंड टेक अ बिगर लीप ऑफ फेथ। लेमन ब्रदर्स वाला जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ,
2008 में 9 में। तो उसमें उस समय मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था जो कि फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स से रिलेटेड है ग्लोबल, और मुझे उस समय रिक्वेस्ट किया गया कि मैं प्रेसिडेंटशिप एक्सेप्ट करूं उस ऑर्गेनाइजेशन की, और मैं काम करूं 2-4 साल एक ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग जो हो रही थी टोटल मैसिव लेवल पे, और मेरा बहुत काम किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी और मुझे लंदन बेस होना था उसके लिए, नॉट एज रेजिडेंस बट एज हेड क्वार्टर्स, और विच मीन्स आई हैड टू ट्रैवल इन 70 कंट्रीज़ वेयर आवर मेंबरशिप वाज। तो मैंने वो जिम्मेवारी ली क्योंकि मुझे लगा कि वो नेशन के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है, मुझे जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन उस प्रोसेस मेरा 2-3 साल डेफर हो गया, बट मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि वापस आने के बाद मैं एयरपोर्ट से सीधा बाहर जाऊंगा, मैं अपने ऑफ लॉ फर्म नहीं जाऊंगा। तो वो 2 साल मैंने ये ट्रांजिशन भी प्लान करा कि वो होटल, उस घर को हमने होटल में कन्वर्ट करना शुरू किया, मेरी सारी कलेक्शन मैंने वहाँ मूव करनी शुरू करी, और उस कलेक्शन से ही वो उसको हमने होटल में कन्वर्ट कर दिया। और जिस दिन मैंने सिंगापुर में हैंड ओवर की अपनी प्रेसिडेंटशिप अपने वाइस प्रेसिडेंट को, जिन्होंने टेक ओवर किया एज प्रेसिडेंट, तो उसके बाद मैं सीधा एयरपोर्ट आया, और उसके बाद मैंने घर गया, चेंज किया, मैं अपनी लॉ फर्म वापस नहीं गया, मैं सुबह होटल गया और वहाँ पर हमने उसको इनैग्रेट किया। बहुत खूब। लेकिन आपकी टेक्निकल लीगल एक्सपर्टीज़ का भी ज़रूर हम लाभ उठाना चाहेंगे। आपने इंसॉल्वेंसी लॉस पे काफ़ी काम किया है, तो थोड़ा बताइए, चाहे हम वेस्ट की बात करें या फिर बनिस्बत भारत में, इंसॉल्वेंसी लॉस कितने इवॉल्व हुए हैं? इस सब्जेक्ट पे जो ज़्यादा काम शुरू हुआ, उसकी जो इम्पोर्टेंस समझ में आई इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो थी पोस्ट थी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जब एशिया पल्प पेपर एक मेजर एंटरप्राइज था जिसका ये एशिया में बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस था इकोनॉमी पे, वो जब बैंकरप्ट हुई, और उस समय ग्लोबल कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि इसको अटेंशन पे करना है, और तब से आप देख रहे हैं बहुत काम हुआ। और इंडिया में भी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे एक कमेटी हाई लेवल बनी, डॉक्टर जे ईरानी कमेटी, मैं उसका मेंबर था, और फिर हमने लॉ बनाया, और वो लॉ पास भी हुआ UPA 2 में, और तो और अब नया इंसॉल्वेंसी बिल भी पास पार्लियामेंट में है। तो हमारे को इसकी समझ आती नहीं, हालांकि ये हमारे कल्चर में भी बहुत पुरानी चीज़ है जिसको दिवाला निकल जाना कहते हैं। इनफैक्ट कई कम्युनिटीज़ में तो मैटर ऑफ प्राइड होती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है लेजिटिमाइजिंग फेलियर। जितना सक्सेस को आप लेजिटिमाइट करते हैं, उतना आपको फेलियर को भी लेजिटिमाइट करना है, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट फ्रॉडुलेंट। और ये माइंडसेट इशू है, क्योंकि jैसे अब मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, और उसके लिए ज़रूरी है कि बैंक्रप्सी बिल भी आए, क्योंकि कई बार स्टार्टअप में आप इनोवेटिव आइडिया लाएंगे तो चांसेस है सफलता मिले, चांसेस है फेल भी हो सकते हैं, एंड फेलियर इज नॉट अ बैड वर्ड। इट इज़ नॉट, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट टू डिफ्रॉड, राइट। तो और जब तक आप किसी को हारने का चांस नहीं देंगे तो वो कभी जीतने की कोशिश नहीं करेगा, और कोशिश ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो जो बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं इसमें बिजनेस की वर्ल्ड वाइड, वो ऐसे लोगों की हैं जो कई बार फेल हुए और फिर अल्टीमेटली सक्सेसफुल हुए, और इसलिए वो एक एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो सबसे बड़ी एवोल्यूशन इस फील्ड में ग्लोबली हुई है, वो यही हुई है कि लेजिटिमाइज फेलियर, गिव अ सेकेंड चांस, डोंट रिडिक्यूल पीपल हु फेल, एंड डोंट स्टिग्माइज पीपल। यहाँ तो लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि एक फार्मर सुसाइड करते हैं बिकॉज जो है वो एक स्टिग्मा बन जाता है। हमें उस कल्चर को चेंज करना है, और लॉ अपनी जगह है, लेकिन एक सोसाइटी में एक्सेप्ट करना है कि लोग जब बोरो करते हैं तो जब वो वापस नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह कई हो सकती हैं, सिर्फ यही नहीं कि वो देना चाहते नहीं। और ये एक कल्चरल शिफ्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मिस्टर अरुण जेटली जो इस इनिशिएटिव को अब ले अपनी मिनिस्ट्री में चल रहे हैं, तो उसमें अब 100 साल बाद एक लॉ में अमेंडमेंट आ रही है, पर्सनल इंसॉल्वेंसी लॉ में। तो वो एक कल्चरल शिफ्ट है, बट आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट एंड होप कि ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं देखा जाएगा, इसको एक सोशल और कल्चरल इशू भी की तरह भी देखा जाएगा, क्योंकि लोग इसको एक सोशल इशू मानते हैं, ना कि सिर्फ लीगल इशू। That's very interesting point. But Suman, as someone who's dabbled with law, culture, and so many other facets of life, from where do you draw motivation in life? Are there times when you are a little depressed, a little stressed? What do you do then? Obviously we all have our highs and lows, but आपके दो सवाल हैं कि मोटिवेशन कहाँ से आती है और अपने लो टाइम में आप कैसे करते हैं। मेरी मोटिवेशन दो सोर्सेज हैं मैं कहूँ तो। एक ये कि
जो मैं करता हूँ अगर वो इम्पैक्ट कॉज करता है, अप्रिसिएशन मिलती है, तो आई एम मोटिवेटेड टू डू मोर एंड मोर। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आए, उसको अपलॉड किया जाए, और आपकी पीठ पीठ थपथपाई जाती है तो आपको और भी आगे जाने का मौका मिलता है, और सेल्फलेस हो तो और भी अच्छा। दूसरी मोटिवेशन है कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि यू नो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड that I've had the opportunity at very early stage in my life to reach and to accomplish so much. And I think the only thing which I can do in return is to share my experience learning and my ability to influence and impact for the betterment of my nation. So I feel that what I am doing, अगर आप उसको नैरो प्रिज्म से देखें तो वो है जो हमने डिस्कस किया अभी तक। अगर आप उसको वाइडर प्रिज्म से देखें, इट्स अ पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज, और आप अगर 50 लोगों को भी मोटिवेट कर पाते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, तो वो है। तो मेरा मोटिवेशन तो यहाँ है। जहाँ तक लो फील करने की बात है, मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि आप इतना बड़ा पीड़ा उठाया है मैंने, बीड़ा कि अपनी पहुंच से भी ज़्यादा बाहर, तो कई बार मोमेंट्स ऑफ होते हैं, ऑब्स्टेकल्स भी होती हैं, फ्रस्ट्रेशंस भी होती हैं। बट आई थिंक मैं विपाशना का स्टूडेंट हूँ, तो उससे मुझे जो ट्रेनिंग मिली है वो ये है कि आपका सबसे बड़ा जो लाइफ का तरीका होता है वो ये होना चाहिए कि सक्सेस में या फेलियर में, अप्स या हाइज में, आपको एक कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर होना चाहिए। आप सक्सेस में बहुत इंथ्राल ना हो और आपके लो टाइम में आप बहुत लो फील ना करें, बिकॉज उससे आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपका डिसीजन मेकिंग फ्लक्चुएट करेगी। अगर आपको क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग आपको इम्प्रूव करनी है, अपनी कंसिस्टेंट रखनी है, तो आपका बिहेवियर भी हर सर्कमस्टांसिस में कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मैं हंसूँ ना या ठहाका ना लगाओ आप, या कहीं आप दो आंसू ना बहाओ, लेकिन आपकी वो एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, मगर इट शुड नॉट be impacting your quality of decision making and behavior. एंड दो आंसू बहाने की आपने बात की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सुमन जो हैं इनको फिल्म देखने का बहुत शौक है, लेकिन क्योंकि आप इमोशनल हैं तो कई बार आप अपने भाई को कहते हैं कि फ़िल्म देख के बताओ। ये बचपन की बात है, और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये मैं आगे साइकिल में बैठा हूँ और ये मेरे छोटे भाई हैं। इससे कुछ सालों की बात, तो बहुत पुरानी तस्वीर है, मगर इससे कुछ साल बाद भाई मैंने शुरू में एक फ़िल्म देखी थी जब मैं शायद 7-8 साल का था, तो जिसने मुझे बहुत झंझोड़ दिया। वो शायद में वायलेंस थी या कुछ थी, और मैं उसको हैंडल नहीं कर पाया, और मैंने फैसला किया कि मैं सिनेमा देखने नहीं जाऊँगा। मैं हैंडल नहीं कर पाता था, आई थिंक इमोशनली आई प्रॉबेबली कुडंट हैंडल दोस। तो मेरा भाई जाया करता था, चाहे वो मेरे पेरेंट्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ, तो वो आकर के मुझे कहानी सुनाता था, और अगर उसमें भी ऐसा मोमेंट आता तो मैं उसको कहता था इसको छोड़ दे, आगे चल। Although it is a very feminine character, but I have no hesitation in admitting it's an emotional aspect of a human being. But don't you see it is contradictory? A top insolvency lawyer, a successful entrepreneur, hotelier, and an emotional person. Well, I think emotions आपके जो हैं वो आपको सेंसिटिव बनाते हैं, और मुझे लगता है कि आज मैं जितने भी डिसीजंस ले पाता हूँ और जो ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, वो मेरी स्ट्रेंथ है ये इमोशन, क्योंकि मैं एक आई थिंक डीपेस्ट बॉटम ऑफ द पिट जिसे कहते हैं, वहाँ से मैं अपने इमोशंस से लिंक करके डिसीजंस को लेता हूँ। आई थिंक अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के देखें तो आई थिंक थ्रू माई हार्ट। मेरे डिसीजंस जो हैं वो मैं यहाँ की जगह यहाँ से ज़्यादा सोचता हूँ।